बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सब चर्चा कर रहे थे सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में। और लगातार 1-to-1 क्लासेस आपको दी जा रही हैं, जो बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाई जा रही हैं, जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आप बहुत आराम से 25+ मार्क्स या 28, 27, कहने का मतलब ये है कि 25 से 30 के बीच में रहेंगे, मिनिमम मार्क्स आपके 25 रहेंगे। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि 25+ मार्क्स आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप ध्यान से इस क्लास को पढ़ते हैं। और हम तो खुद ही एक प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाई जाए। उसी क्रम में आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक चुना है, जिसे हम कहते हैं सामाजिकरण। सीटेट के पेपर में हर साल जो मैंने देखा है, 1 से 2 प्रश्न आपके सामाजिकरण से आते हैं। सामाजिकरण का मतलब क्या है, आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और कुछ पेडागोजी के सेक्शंस को भी अब हम लेकर के आने वाले हैं, जैसे शिक्षण सूत्र हो गया, शिक्षण विधियां हो गई, शिक्षण के सिद्धांत हो गए, इन सारे टॉपिक्स, नई शिक्षा नीति हो गई, इस पर भी चर्चा अब हम धीरे धीरे करेंगे। शुरुआत धीरे हुई, अब हम बीच में मेन चीज़ों को लाएंगे। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, चाहे शुरू की हो, चाहे मिडिल की हो, चाहे अंत की हो, पढ़ना आपको सब है। आइए अब देखिए, सामाजिकरण की चर्चा आज हम इस टॉपिक में करेंगे। सामाजिकरण का मतलब सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक बात आप बहुत अच्छे से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सरकारी जॉब करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सरकारी जॉब में हैं और आपकी नौकरी लग गई है, आपको सरकारी जॉब करना है। अगर आपको सरकारी जॉब करना है तो इसका मतलब है कि आपको सरकार के नियमों का, सरकार के जो कानून है, नियम है, उन पे आपको चलना होगा। 10 बजे स्कूल जाना है तो 10 बजे स्कूल जाना है, 4 बजे तक, 3 बजे तक स्कूल में रहना है तो रहना है, क्लासेस में पढ़ाना है। कहने का मतलब सरकारी आप तभी कहलाएंगे जब उनके द्वारा दिए गए नियमों को, कानूनों को आप फॉलो करेंगे। उसी प्रकार से अगर आप इन नियमों, कानूनों को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब आप सरकारी नहीं होंगे। होने के बावजूद भी आप हट सकते हैं या कुछ भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। चलिए अब देखिए, उसी प्रकार से जैसे सरकारी शब्द को आपने समझा, वैसे ही सामाजिकरण के शब्द को आप समझिए। सामाजिकरण जो शब्द बना है वो समाज से बना है। अर्थात अगर जैसे सरकार शब्द से सरकारी बना है, वैसे ही समाज से सामाजिकरण बना है। सरकार के नियमों को मानना है ना, उसको फॉलो करना सरकारी बनने के बराबर है। वैसे ही समाज के कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं, जिनके अनुरूप यदि बालक चलने लगे या कुछ गुण उसके अंदर सामाजिक आने लगे, तो इसका मतलब है कि बालक में सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सामाजिकरण क्यों होना चाहिए, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता सर? नहीं, बिल्कुल इसके बिना काम नहीं चल सकता। सामाजिकरण का मतलब ये होता है कि बालक में समाज के अनुरूप, है ना, समाज के अनुरूप गुणों का होना, समाज के अनुरूप क्या होना, समाज के अनुरूप गुणों का होना, नैतिकता का भाव उसके अंदर प्रकट होना, समाज के रीति रिवाजों को फॉलो करना, है ना, समाज के जो रीति रिवाज हैं उसको फॉलो करना, है ना। कहने का मतलब अगर बी गुड, अगर वो अच्छा होने लगता है, समाज में समायोजन बना के चलता है। समायोजन का मतलब होता है आपस में मेल मिलाप करके रहना, लड़ाई झगड़े से बचना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना और भाईचारा से या ब्रदरहुड से अपने जीवन को व्यतीत करना ही क्या कहलाता है, सामाजिकरण, है ना। अगर आपको समाज में रहना है तो आपको अच्छे गुणों वाला बनना पड़ेगा, आपको नैतिक बनना पड़ेगा, सही और गलत की पहचान करनी पड़ेगी। समाज के कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं जो सही हैं, उनको मानना पड़ेगा। समाज में, समाज के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से, परिवार के लोगों से समायोजन स्थापित करना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखनी पड़ेगी, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखनी पड़ेगी, भाईचारा की, ब्रदरहुड की भावना रखनी पड़ेगी। बिना इसके आप सामाजिक नहीं कहलाएंगे या सामाजिकरण की प्रक्रिया आप में नहीं हो सकती। आपने शुरू में ही पढ़ा था कि बालक की 3 अवस्थाएं आपको अपने इसमें बाल विकास में, चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ना है। शैशवा, बाल्या
और किशोरा, जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, यदि आप ना पढ़े हो तो उस पे जाकर के देख सकते हैं। आइए, सामाजिकरण को व्यवहारिक ढंग से तो हमने समझा किस प्रकार से होता है, आइए सैद्धांतिक रूप से भी कुछ हम सामाजिकरण को समझते हैं। बालक का सामाजिक मानकों, मानकों का मतलब वही जो रीति रिवाज नियम होते हैं के अनुसार व्यवहार करना, समाज के रीति रिवाजों का नियमों देखो कॉमा लगा के मैं लिखा हूं, बालक का सामाजिक मानकों के अनुसार व्यवहार करना, एक सेंटेंस ये है, समाज के रीति रिवाजों कॉमा नियमों से अनुकूलित हो जाना, अनुकूलित होना मतलब नियमों के हिसाब से खुद को ढाल लेना, ठीक है। जैसे हमारे भारत में जो सड़कें होती हैं उसके बाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है, लेकिन आप कह दो नहीं हम दाईं तरफ गाड़ी चलाएंगे, तो ऐसा नहीं है, नियमों के अनुसार आपको खुद को ढालना होगा, ठीक है। समायोजित हो जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। मुझे ये लगता है कि जितना आप व्यवहारिक ढंग से समझ सकते हैं चीजों को, उतना सैद्धांतिक रूप से नहीं समझ सकते। तो जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया वो आपको ज्यादा चीजें समझ में आई होंगी। फिलहाल आइए हम देखते हैं सामाजिकरण के कुछ लक्षण, जिससे हम ये अपने बच्चे में जान सकें, जब हम क्लास में जाएं शिक्षक के रूप में तो हम पहचान सकें कि क्या बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहला लक्षण है नवीन परिवेश में अनुकूलित हो जाना। नवीन परिवेश में जब बालक अनुकूलित हो जाता है, अर्थात जब आप कहीं गए नए परिवेश में, नए वातावरण में, अगर आपने खुद को ढाल लिया उसके हिसाब से, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सामाजिकरण के गुण हैं। दूसरा क्या है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेना। सामाजिक कार्यों में, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का काल आया था, इसमें आपने कुछ सहयोग किया, भाईचारे की भावना दिखाई, ये किसका गुण था, सामाजिकरण का, है ना। नए मित्र बनाना, मित्रों का चयन करना, याद रखना नए मित्र बनाना तो सामाजिकरण का गुण है, लेकिन अच्छे मित्रों का चुनाव करना भी किसका गुण है, सामाजिकरण का। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नए मित्र हैं वो अच्छी प्रवृत्ति के, अच्छी आदतों वाले ना हो, तो अच्छे मित्रों का चयन भी आपको करना है। सहयोग की भावना से किसकी पहचान की जाती है, सामाजिकरण की। प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता, दोनों शब्द आपको ध्यान रखना है, सब सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने कंटेंट के रूप में डेवलप किया है। हमने कहा कि अगर आपसे पूछे कि सामाजिकरण के गुण कौन कौन से हैं, तो सहयोग, या सामाजिकरण को बढ़ावा किससे दिया जा सकता है, तो प्रतिस्पर्धा से और कंपटीशन से, या प्रतियोगिताएं क्लास में, स्कूल में आयोजित करके बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है। सामाजिकरण का मतलब फिर से मैं आपको बता दूं, एक समूह में रहना, भाईचारे की भावना से रहना, सहयोग की भावना से रहना, अपनेपन की भावना से रहना ही क्या कहलाता है, सामाजिकरण। या नकारात्मक रूप में आप समझें, नेगेटिव पक्ष में अगर आप समझना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जब ईर्ष्या ना हो किसी के प्रति, हमारे अंदर जलन की भावना ना हो, किसी को गिराने की भावना ना हो, तो इसी को क्या कहते हैं, सामाजिकरण। ठीक है भैया। अब देखिए जिम्मेदारी और स्वतंत्रता, कुछ जिम्मेदारी की भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए और स्वतंत्रता का भी भाव आपके अंदर होना चाहिए। किसी के गुलामी प्रवृत्ति की आदतें नहीं होनी चाहिए, अपने विचारों पे अपना जीवन जीना चाहिए। समूह के अनुरूप अनुकूलन, समूह के अनुरूप अनुकूलन का मतलब, जैसे आप समझो कि अगर आप 4-5 मित्र कहीं पार्टी में, भोजन में, डिनर में गए हो खाना खाने, सब लोग कह रहे हैं कि मुझे ये खाना है, मिक्सी रोटी खाना है, चिली पनीर खाना है, आप कह रहे हो नहीं हमको दाल खाना है। तो कहने का मतलब आप विरोधी प्रवृत्ति के मत बनिए, समूह के अनुरूप चलिए। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी इच्छा को मत प्रकट करिए, प्रकट करिए, लेकिन उस पर जिद मत करिए। अर्थात आपके अंदर अनुकूलन का गुण हो, अनुकूलन का गुण हो, समायोजन का गुण हो, है ना, इसे समायोजन भी कहते हैं। समायोजन का गुण हो, समायोजन या अनुकूलन को कहते हैं एडजस्ट होना। एडजस्ट होने को कहते हैं मिल के रहना, मिल के रहने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। आइए भैया, आदर्शों का निर्माण करना। आदर्शों का निर्माण करने का मतलब अच्छी आदतों का निर्माण करना और नेतृत्व की भावना। थोड़ा सा अगर जो लोग आपसे छोटे हैं घर में, भाई बहन 2-4 हैं अगर, तो नेतृत्व की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। उन्हें पढ़ाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें अच्छी आदतें सिखाइए, इसी को क्या कहते हैं, नेतृत्व की भावना। तो आपने देखा कि सामाजिकरण के कुछ लक्षण जो सीटेट में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे गए हैं, मैंने आपको कंटेंट के रूप में दिया। ये स्लाइड, ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसमें सहयोग को ज्यादा महत्व दीजिएगा।
अगर आपसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता में पूछे सबसे ज्यादा महत्व कौन किस पक्ष को आप देंगे, तो सबसे ज्यादा महत्व आप किस पक्ष को देंगे, सहयोग की भावना को, भाईचारे की भावना को। ठीक है, तो हमने ये देखा सामाजिकरण को कुछ परिभाषा के रूप में, फिर हमने देखा सामाजिकरण को, सामाजिकरण के लक्षण क्या हो सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमने कहा कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो चालू कहां से होती है, तो सामाजिकरण की जो पहली एजेंसी है उसे हम कहते हैं परिवार या पड़ोस। दूसरी एजेंसी जो है उसे हम कहते हैं विद्यालय और मीडिया, और जो तीसरी एजेंसी है उसे हम समाज कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, विदेश कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये आया हुआ प्रश्न है कि सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी या प्राथमिक इकाई कौन सी है, तो परिवार और पड़ोस। सामाजिकरण की सेकंड इकाई, द्वितीयक इकाई या द्वितीयक एजेंसी कौन है, तो विद्यालय और मीडिया। विश्वास करिए कि इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। इसका मतलब है कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप इस बार बहुत अच्छे नंबर साइकोलॉजी में पाने वाले हैं। किसी न किसी रूप में बातें यही पूछी जाएंगी। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चाहे जैसा प्रश्न पूछे आप 100% उसे सही करके आएंगे। हमने कहा कि जो प्राथमिक इकाई है वो थी परिवार और पड़ोस, दूसरी इकाई क्या थी, विद्यालय और मीडिया, तीसरी इकाई क्या है, समाज, देश, विदेश, जो भी कह सकते हैं। यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं जो शायद आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं, जैसे मानक, फिर क्या है प्रत्याशा, फिर क्या है प्रतिमान, फिर क्या है मानदंड। आइए से हम जल्दी समझते हैं। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। कहने का मतलब हर समाज का अपना एक मानक होता है। जैसे आपका पेपर होगा तो पेपर का एक स्टैंडर्ड होगा, मतलब किस टाइप का होगा। 150 मार्क्स होंगे। अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज है तो उसे हम 155 नंबर थोड़ी ना दे सकते हैं। मतलब किसी सीमा में रहना ही क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। प्रत्याशा का मतलब एक आशा होती है। जब कोई नया बच्चा पैदा होता है या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बच्चों से समाज को एक आशा होती है कि ये हमारे उत्थान में सहयोग करेगा। तो प्रत्याशा शब्द का मतलब आशा से, सकारात्मक भावनाओं से है। प्रतिमान का मतलब समाज में कुछ आइडियल पर्सन होते हैं जिन्हें हम प्रतिमान कहते हैं। जैसे गांधी जी को देख करके अपने व्यक्तित्व में सुधार करना, राजा हरिश्चंद्र को देख करके, भगत सिंह को देख करके, कई ऐसे महान व्यक्तित्व वाले आपके समाज में उपस्थित हैं जिन्हें हम किस रूप में देख सकते हैं, प्रतिमान के रूप में। मानदंड के रूप में मतलब कुछ अपना उनका नीति नियम होता है, रेगुलेशन होता है, कानून होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानदंड कहते हैं। तो आपको ये 4 शब्द मैंने इसलिए दिया क्योंकि सीटेट में ये अक्सर पूछे जाते हैं, इनसे आपको घबराना नहीं है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमने कहा कि अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया देखने से पहले आपको एक बात मैं और बता दूं कि आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया तीनों अवस्थाओं में पढ़ना है। शैशवा में भी पढ़ना है, और बाल्या में भी पढ़ना है, और किशोरा में भी पढ़ना है। कहने का मतलब जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। देखिए अध्ययन के लिए 6 वर्ष है, वरना विकास की दृष्टि से शैशवावस्था 2 वर्ष होगी। मैं फिर से रिकैप कर दिया। अध्ययन के लिए हमने इसे जन्म से 6 वर्ष बांटा, फिर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष, और किशोरा को 12 से 18 वर्ष। तो ये जो 6-6 साल का अंतर है किशोरा अवस्था तक, इसमें सामाजिकरण के क्या मुख्य लक्षण होते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया, उसकी चर्चा हम करने चल रहे हैं। हमने कहा शैशवावस्था में सामाजिकरण के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है सामाजिकरण का, जिसे कहते हैं अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है बालक जो कुछ भी करता है पहले अपने परिवार के लोगों को देखता है, फिर उन्हीं की नकल करता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल की भावना, नकल करने की भावना। तो ये किसका लक्षण है भैया, सामाजिकरण का लक्षण है। प्रतिद्वंदिता की भावना, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं और कहे एक एक गिलास दूध दीजिए उनको, और कहिए देखते हैं जो पहले पी लेगा वो बहादुर है, वो शेर है। तो दोनों में एक कंपटीशन की भावना शैशवावस्था में ही दिखने लगती है, और दोनों बच्चे जल्दी से दूध पीने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब उनके अंदर कंपटीशन की भावना भी रहती है। सहयोग की भावना, आपने देखा होगा 3 साल में, 2 साल में बच्चा घर में सहयोग देने लगता है। ग्लास मांगिए तो ग्लास दे देगा, पानी मांगिए तो पानी 4 साल 5 साल में देने लगता है। शैशवावस्था में उसके अंदर सहयोग की भावना भी आ जाती है। माता पिता पर निर्भरता किसका लक्षण है, शैशवावस्था में सामाजिकरण का। ध्यान आकर्षण, उस काम को वो ज्यादा करता है जिसको देख करके आप मुस्कुराते हो। अगर आप मुस्कुरा दिए तो वही काम वो 2-3 बार करता है।
फिर देखिए आत्म केंद्रित व्यवहार, मतलब जो उसे पसंद है वो उसी कार्य को करता है, या जो उसको अच्छा लगता है उस कार्य को करता है। हमने आपके सामने ये 4 लक्षण बताए जो सामाजिकरण के हैं, किंतु किस अवस्था में है? शैशवा अवस्था में है। इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा। सीटेट में 100% आपको यहां से प्रश्न मिलने वाले हैं। हरलॉक महोदय एक थे, एक मनोवैज्ञानिक थे हरलॉक महोदय। हरलॉक ने कहा कि 3 माह में बालक अपनी मां को पहचानने लगता है। हालांकि बालक का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपनी मां को ही पहचानता है, किंतु इनके कथन है तो इनको आपको देखना पड़ेगा। 3 माह में बालक मां को पहचानने लगता है और अलग होने पर दुखी हो जाता है। इसका मतलब है, सामाजिकरण का मतलब है खुद के अलावा जब हम दूसरे से जुड़ने लगते हैं, दूसरों को ध्यान देने लगते हैं, अपने कार्यों को, अपने व्यवहार को दूसरों के अनुसार या दूसरों को देख करके समायोजित कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। चलिए, समायोजित होना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण। ये हमने किस में देखा? शैशवावस्था में। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में सामाजिकरण के लक्षण। बाल्यावस्था का मतलब 6 से लेकर के 12 वर्ष तक में सामाजिकरण के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो बाल्यावस्था में सामाजिकरण के, बाल्यावस्था में जो सामाजिकरण के लक्षण हैं वो निम्नलिखित हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है? विद्यालय में समायोजन। विद्यालय में समायोजन का मतलब, अब ये इसे विद्यालय की, अब प्रारंभिक विद्यालय की भी अवस्था कहते हैं। इसे प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहते हैं। किसे? बाल्यावस्था को, है ना। फिर देखिए दूसरा क्या है? नए मित्र बनाना। दूसरा क्या है? नए मित्र बनाना। फिर तीसरा क्या है? सहयोग भावना। तीसरा क्या है? सहयोग भावना। सहयोग भावना का मतलब ये होता है अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में एक दूसरे का सहयोग करना। समूह अनुकूल, समूह अनुरूप व्यवहार करना। समूह अनुरूप व्यवहार करने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से दोस्त हमारे, मित्र हमारे हों, परिवार में जो समूह है जिस प्रकार से वो लोग रहते हों, उसी प्रकार से हमें अपने व्यवहार का प्रदर्शन करना। आदर्शों का निर्धारण करना। आदर्शों का निर्धारण करने का मतलब कुछ अच्छी आदतों का, अच्छी बातों का जीवन में एम को निर्धारित करना। ठीक है। नोट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि सामाजिकरण के कुछ नए लक्षण भी हो सकते हैं। आत्मनिर्भरता, सामाजिक स्वीकृति, लिंग पहचान, लिंग स्थिरता, भावना ग्रंथि। भावना ग्रंथि का मतलब है जो ओडिपस है और इलेक्ट्रा, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि भी किस समय विकसित होती है? बाल्यावस्था में। ओडिपस की वजह से वो अपनी माँ से प्रेम करता है। अच्छा, ओडिपस किस में विकसित होती है? लड़के में। और इलेक्ट्रा किस में विकसित होती है? लड़की में। तो ओडिपस की वजह से या ओडिपस की वजह से जो लड़का है वो अपनी माँ से अधिक प्रेम करता है, और जो लड़की है वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। इसलिए इन दोनों ग्रंथियों को, ओडिपस और इलेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं? भावना ग्रंथि कहते हैं। आया हुआ प्रश्न है कि लिंग पहचान, लिंग स्थिरता किससे संबंधित है? बाल्यावस्था में सामाजिकरण से संबंधित है। लिंग पहचान, लिंग स्थिरता का मतलब वो एक पुरुष के रूप में, एक स्त्री के रूप में दिखने लगता है। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए यहां से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि नए मित्र बनाना किस अवस्था में सामाजिकरण का प्रमुख गुण है? तो बाल्यावस्था में सामाजिकरण का प्रमुख गुण होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किशोरा अवस्था में सामाजिकरण के प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं। किशोरा अवस्था में सामाजिकरण के जो प्रमुख लक्षण हैं वो सबसे पहला है समलैंगिक समूह का निर्माण और एक दूसरे को सहानुभूति देना। सहानुभूति का मतलब दूसरों की भावनाओं को अनुभव करना ही, दूसरों की फीलिंग्स को अनुभव करना ही क्या कहलाता है? सहानुभूति कहलाता है। समलैंगिक समूह का निर्माण करना, आपने देखा होगा किशोरावस्था में 2, 4, 5 मित्र बड़े अच्छे मित्र होते हैं। फिर देखिए विषम लिंगी आकर्षण, लड़कों में लड़कियों के प्रति, लड़कियों में लड़कों के प्रति विषम लिंगी आकर्षण जिसे कहते हैं। भविष्य की चिंता भी उन्हें होने लगती है। कैसी चिंता? आर्थिक रूप से, है ना, प्रासंगिक होती है, प्रेम के रूप में, पारिवारिक रूप में, व्यवसाय के रूप में, तमाम चिंताएं, है ना, अनेक प्रकार की चिंताएं किशोरावस्था में आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है? समूह प्रवृत्ति और पहचान निर्माण। समूह प्रवृत्ति तो ये जैसे यहाँ पे समूह का निर्माण करना तो वही बात हो गई, है ना। ये पहचान निर्माण का मतलब ये होता है वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है समाज के सामने, अर्थात कुछ बनने की इच्छा उसके अंदर आने लगती है।
आइए भैया फिर देखते हैं 5वां नंबर, समायोजन अस्थिरता। इसे हम आज का हैच कहेंगे। मतलब अगर आपसे पूछे कि समायोजन की अस्थिरता मतलब तालमेल की कमी जो पाई जाती है वो किस अवस्था में पाई जाती है, वो किशोरा अवस्था में पाई जाती है। 100% मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सीटेट में आपको यहीं से प्रश्न मिलने वाले हैं। एक एक ऑप्शन को, एक एक पॉइंट को बहुत आपको ध्यान से याद रखना है सीटेट के पेपर को देने से पहले। चलिए अब देखिए, हमने कहा सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी कुछ हो सकते हैं। हाँ सर, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक हो सकते हैं। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो सकते हैं? 2। सबसे पहला कारक व्यक्तिगत है और दूसरा कौन सा है? वातावरणीय। तो सबसे पहला कारक व्यक्तिगत और वातावरणीय। व्यक्तिगत के रूप में हमारे माता पिता, वंशानुक्रम आ सकता है, शारीरिक विकास आ सकता है ना। अगर हम शारीरिक रूप से अच्छे नहीं हैं तो बहुत सामाजिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, अगर हम बीमार वगैरह हैं। भाषा का विकास, अगर हमारे अंदर शब्दों के चयन करने की विशेषता नहीं है तो समाज में लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। जिनके शब्द सरल होते हैं, मधुर होते हैं, भाईचारा वाले होते हैं, उनकी सामाजिकता बहुत अच्छी होती है ना। जो कटु शब्दों को बोलते हैं लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। मानसिक स्थिति भी, अगर हम मानसिक रूप से सही हैं तो हमारे अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया रहती है। संज्ञानात्मक विकास अर्थात बुद्धि का विकास, यदि हम बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत हैं तो सामाजिकरण को समझते हैं, चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। जो बुद्धि से कमजोर होते हैं वो नई परिस्थितियों में या विभिन्न प्रकार की समस्याओं में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जो बौद्धिक रूप से मजबूत होते हैं ऐसे बालक हर चीज को एडजस्ट कर लेते हैं, आई हुई समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखिए संवेगात्मक विकास, अगर कोई बालक बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति का है, बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का है तो जाहिर सी बात है उसमें सामाजिकरण के गुण नहीं होते या लोग उसे पसंद नहीं करते। कोई मधुर स्वभाव वाला है, सहनशील है तो लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि ये किसके लक्षण हैं, किसके गुण हैं? सामाजिकरण के गुण होते हैं। आइए, ये तो हमने देखा ये व्यक्तिगत गुण थे। कुछ वातावरणीय गुण भी जो हमारे सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं, जैसे विद्यालय और शिक्षक। जिस प्रकार का विद्यालय होगा, शिक्षक होंगे, उसी प्रकार के कुछ सामाजिक गुण हमारे अंदर आते हैं। विद्यालय और शिक्षक हो गया। फिर देखिए संस्कृति, हमारा रहन सहन खाना पीना संस्कृति का एक भाग होता है। हमारा रहन सहन खाना पीना, जो भी हम पहनते हैं उड़ते हैं, ये सारी चीजें किस हिस्से में आती हैं? संस्कृति के हिस्से में। तो जिस प्रकार का हमारा कल्चर होता है उसी प्रकार की हमारा सामाजिकरण होता है। जैसे आप देखिए विभिन्न प्रकार की जातियां या प्रजातियां पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं, हर का सामाजिकरण अलग अलग है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें भी सामाजिकरण की प्रक्रिया अलग अलग है। ठीक है, तो ये किसका प्रभाव होता है? कल्चर का भी प्रभाव होता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है पारिवारिक वातावरण। अगर परिवार में आर्थिक कलह है या हमेशा एक दूसरे का कोई सम्मान नहीं करता, छोटे बड़े की भावना, एक दूसरे में भाईचारे की भावना नहीं है, सम्मान एक दूसरे के प्रति नहीं है, तो ये पारिवारिक वातावरण भी हमारे सामाजिकरण को प्रभावित करता है। जैसा हम अपने घर में देखते हैं वैसा ही हम घर से बाहर निकल करके अपनी एक्टिविटी को संचालित करते हैं या अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो वास्तव में सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई अगर सही नहीं है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती है। हमारा आस पड़ोस भी बहुत मायने रखता है, इसीलिए बच्चे को अच्छे वातावरण में पालना चाहिए जहाँ अच्छे लोग रहते हों, है ना। कोई धूम्रपान न करता हो, कोई चोरी न करता हो, कोई मारपीट न करता हो, कोई गाली न देता हो। इस प्रकार के वातावरण से बच्चों को दूर रखना चाहिए। फिर देखिए समूह या मित्र समुदाय भी, जिस प्रकार के मित्र होते हैं उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार का हमारा सामाजिकरण होता है। अगर हमारे मित्र अच्छे हैं तो हम अच्छे समाज में अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और अगर हमारे मित्र खराब हैं तो हमारे मित्रों से ही हमारी पहचान हो जाती है। इसलिए मित्रों का अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। खेलकूद, अगर हम खेलकूद की भावना अगर हमारे अंदर है, आप देखे होंगे अक्सर जो लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं वो सामाजिक होते हैं, वो थोड़ा सा मित्र यार बना के चलते हैं, तालमेल बिठा के चलते हैं। ये कुछ लक्षण हमने आपको बताए कि जो व्यक्तिगत होते हैं, और कुछ लक्षण हमने आपको बताए जो वातावरणीय होते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, श्योर रहिए कि आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए।
कुछ नोट पॉइंट्स आप देख लीजिए। जैसे परिवार शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है। औपचारिक तो विद्यालय है, इनफॉर्मल जो है वो परिवार है, और फॉर्मल कौन है? विद्यालय है। परिवार प्राथमिक माध्यम है किसका? सामाजिकरण का। एजेंसी कह लीजिए, माध्यम कह लीजिए, बात एक ही है। जो पड़ोस और विद्यालय है वो गौड़ है। देखो मायने ये रखता है कि अगर परिवार के साथ पड़ोस यूज है तो पड़ोस को भी हम प्राथमिक मानेंगे, लेकिन अगर परिवार है ना, फिर पड़ोस, फिर विद्यालय ऐसे अलग अलग हैं तो परिवार को ही प्राथमिक मानेंगे। लेकिन अगर परिवार के साथ पड़ोस जुड़ा हुआ है तो उसको भी हम प्राथमिक मानेंगे, तब उसे हम गौड़ नहीं मानेंगे। फिर देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं उसे हम निष्क्रिय एजेंसी कहते हैं, क्योंकि वहाँ लोग चुपचाप एक दूसरे को जानते भी नहीं, जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं और फिर चले आते हैं, इसलिए उसे हम निष्क्रिय एजेंसी के रूप में देखते हैं। बच्चों का सामाजिक विकास, खेल, सामाजिक विकास में खेल का महत्व होता है ना। जो बच्चे होते हैं खेल, जब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के खेल हो गए, परिवार में खेलना, आपस में खेलना, सहयोग की भावना से खेलना, अर्थात एक शब्द में आप समझिए, एक लाइन में समझिए कि खेल से ही बालक में भाईचारे की भावना या सामाजिकरण की भावना, आपसी सहयोग की भावना, तालमेल, समायोजन की भावना विकसित होती है। किस माध्यम से? खेल के माध्यम से। इसलिए सामाजिकरण के विकास में खेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये कुछ नोट पॉइंट्स हमने पढ़े। अब देखिए कि एक आध दो प्रश्नों को हम करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, परिवार एवं पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की कौन सी इकाई है? परिवार और आस पड़ोस। तो अब आप इसको देखो, परिवार के साथ में पड़ोस है तो इसे प्राथमिक इकाई हम कहेंगे। फिर सेकंड प्रश्न आप देखिए, हमने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी है? द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी में आप किसको रखेंगे? विद्यालय और मीडिया को रखेंगे। किसको रखेंगे? विद्यालय और मीडिया को रखेंगे। ठीक है। फिर देखिए हमने कहा तीसरा है समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध है। समाजीकरण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है ना। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो अभी मैंने अनुकूलन को कहा था, अनुकूलन का मतलब समाज के नीति नियमों के हिसाब से आपस में तालमेल बिठा के चलना, अपने आप को उनके नियमों के हिसाब से ढाल लेना, इसी को अनुकूलन कहते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भैया, अब आज की क्लास में मैंने समाजीकरण को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षण सूत्रों को लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर ले आने हैं। एक एक फैक्ट को जितना मैं सरल शब्दों में, कम शब्दों में पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। थैंक यू सो मच।